Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is meaning and nature of educational finance. यानी शैक्षिक वित्त की प्रकृति क्या है, उसका अर्थ क्या है. हम लोग आजकल बात कर रहे हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पेपर की. उसमें हमारा यूनिट चल रही है एजुकेशनल प्लानिंग. हमने बात की कि शैक्षिक नियोजन क्या होता है, हमने बात की कि शैक्षिक नियोजन के कितने उपागम हैं, कितनी अप्रोचेज हैं. उनमें 3 अप्रोचेज पढ़ी हमने. फिर हमने बात की कि काइंड्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन कितने प्रकार का होता है. और अब उसमें ये पॉइंट है शैक्षिक वित्त. अब इसमें हमें पढ़ना है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस क्या है, सोर्सेज ऑफ बजटिंग एंड आइटम एक्सपेंडिचर क्या है, और बजटिंग क्या है ना. सोर्स ऑफ इनकम, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजटिंग, ये पॉइंट इसके बाद रह जाएगा. फिर ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी. तो जानते हैं कि एजुकेशनल फाइनेंस से आप क्या समझेंगे, क्योंकि भाई फाइनेंस या एजुकेशनल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ये जनरली हम लोगों के कोर्स में नहीं रहता है. तो ये नया टॉपिक है. तो एजुकेशनल फाइनेंस इज ए कोर कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग एज द फाइनेंशियल इंजन that enables educational institutions to operate, expand and deliver quality services. यानी कि शैक्षिक वित्त जो है वो एक कोर कंपोनेंट है शैक्षिक प्रशासन का. और काम कैसे करता है, एक फाइनेंशियल इंजन की तरह काम करता है. मतलब वो इंजन जो वित्त से ही तो सब चलेगा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए खर्चा करना है. जो शैक्षिक संस्थानों को इस योग्य बनाता है कि वो गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज दे सकें, उनको ऑपरेशन उसमें कर सकें, ऑपरेट कर सकें उसको, और विस्तार कर सकें उसका. इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, एलोकेटिंग, मैनेजिंग एंड इवेलुएटिंग. ये 4 काम है एजुकेशनल फाइनेंस के. कैसे फंड जनरेट करना है, कहाँ कहाँ फंड एलोकेट किया जाएगा, किस किस हेड में, कैसे आप अपना फंड मैनेज करेंगे, और कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे. टू, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, टू सपोर्ट एजुकेशनल गोल्स. हमको शैक्षिक अपने लक्ष्य चाहिए, हमको प्रोग्राम्स चलाने हैं, इंस्टीट्यूशन चलाना है. In the context of educational administration and management, it ensures that resources are efficiently used for the holistic development of students and institutions. और शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के संदर्भ में अगर हम शैक्षिक वित्त देखें तो वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम प्रभावपूर्ण तरीके से यूज किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों का और इंस्टीट्यूशन यानी कि आपके संस्था का पूर्ण विकास, समग्र विकास हो सके. फिर एजुकेशनल फाइनेंस गोज बियॉन्ड सिंपली हैविंग मनी. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है या हमें पैसा कहीं से मिल गया. इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट ड्रॉज फ्रॉम, इसमें कौन कौन से, अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट स्टडीज. यानी कि प्रबंधन अध्ययन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, सबसे मिलकर ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. और एजुकेशन तो है ही, नो डाउट, एजुकेशनल फाइनेंस. ये कितने अर्थों में आप इसको अर्थ देख सकते हैं, ये प्रोसेस भी है, ये इन्वेस्टमेंट भी है, और ये मैनेजमेंट का टूल भी है. प्रोसेस कैसे है, प्रक्रिया कैसे है, ये इट रिफर्स टू द मेथड्स बाय विच रेवेन्यूज आर जनरेटेड. कैसे आपको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स से, फीस से, फिलैंथ्रोपी, कुछ लोग मतलब नहीं डोनेशन कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं कि हमने इस महाविद्यालय से पढ़ा है, या हमारे कम्युनिटी का ये महाविद्यालय है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम इसको पैसे दान कर दें. एंड एक्सपेंडेड फॉर द ऑपरेशनल एंड कैपिटल सपोर्ट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग. तो प्रोसेस हो गया कि कौन से तरीके हैं जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. एज एन इन्वेस्टमेंट, it emphasizes that money spent on education is not just consumption but an investment in human capital. ये बात हम लोगों ने बहुत बार पढ़ ली कि शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है. अब तो शिक्षा में किए जाने वाला खर्चा भी खर्चा नहीं है एक्चुअली. ये आज आप खर्चा कर रहे हैं, कल आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. दैट प्रोवाइड्स हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड सोशल बेनिफिट्स. जैसे कि गरीबी कम हो जाएगी, आर्थिक प्रगति, उन्नति हो जाएगी देश की एंड ऑल. और एज ए मैनेजमेंट टूल के रूप में क्या है ये, इट इन्वॉल्व्स बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टू बैलेंस अवेलेबल रिसोर्सेज विद द नीड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम. इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बजट आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, जिससे हम बैलेंस कर सकें जो हमारे अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो स्रोत हमारे लिए सामने उपलब्ध हैं, और शैक्षिक निकाय की हमारी क्या आवश्यकता है. तो इसमें ये एक मैनेजमेंट टूल के रूप में एजुकेशनल फाइनेंस है, एक प्रोसेस के रूप में है, और एक इन्वेस्टमेंट के रूप में है. फिर अगर इसकी नेचर की बात करें, प्रकृति क्या है इसकी, तो कॉम्प्लेक्स है, जटिल तो है ही. जब इतने सारे डिसिप्लिन से मिला जुला के हम काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं, है ना. मल्टी फेसेटेड है, बहुआयामी है, और गतिशील है.
इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंट्स। और ये सतत ये उद्भव हो रहा है इसका, क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक में चेंज हो रहा है, सोशल एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो पहली बात, ये डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, इट इज नॉट स्टैटिक। ये नहीं कि आज हमने तय कर लिया कि ऐसे रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे तो अपने हाथ बांध लिए कि अब दूसरा तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं। इट अडेप्ट टू इकोनॉमिक रिसेशन, अगर रिसेशन का पीरियड आ रहा है तो हम बजट को कट करेंगे, एंड ग्रोथ एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है तो कहीं का बजट कट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे एजुकेशनल फाइनेंस में बजट को बजटिंग उसकी और रिसोर्स का एलोकेशन और फंड को जनरेट करना और खर्च करना बदल जाएगा, बदल जाना चाहिए। इनहेरेंटली पॉलिटिकल एंड सोशल है। देखिए, ग्रांट कौन देगा? सरकार देगी। तो पॉलिटिक्स का बहुत प्रभाव पड़ता है इसमें, फंडिंग डिसीजंस आर ऑफन पॉलिटिकल, है ना। ये कौन से मद पे ज्यादा खर्च करना चाहती है आपकी सरकार, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड डिबेट्स ओवर इक्विटी, है ना। तो इसमें यहाँ पे कभी कभी समता पीछे छूट जाती है और दूसरी चीजें आगे आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू कलेक्ट एंड एलोकेट रिसोर्सेज फेयरली, इसमें ये भी आता है कि कैसे आप फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, गलत तरीके का इस्तेमाल किए बिना फंड कैसे जनरेट करते हैं और कैसे रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। फिर ये मल्टी लेवल का ऑपरेशन है, ये हम लोगों ने बात की कि मैक्रो लेवल पे नेशनल और स्टेट के बजट पॉलिसी और लार्ज स्केल फंडिंग स्कीम जैसे सर्व शिक्षा अभियान बड़ा काम है। फिर माइक्रो लेवल पे इंस्टीट्यूशनल या स्कूल लेवल की बजटिंग, जहां हम फी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्कूल के इंप्रूवमेंट के प्लान देख रहे हैं। फिर इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ सरकार नहीं पैसा दे रही है, प्राइवेट से भी हमको पैसा मिल रहा है। इट इज ए मिक्स ऑफ पब्लिक फंडिंग, पब्लिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से, प्राइवेट सोर्सेज जैसे फी, डोनेशन एक्सेट्रा। हाउएवर इन मेनी डेवलपिंग नेशंस देयर इज अ स्ट्रांग डिपेंडेंस ऑन स्टेट फंडिंग विद रीसेंट ट्रेंड्स फेवरिंग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब कोई भी चीज ना प्योरली पब्लिक है ना प्राइवेट है, जनरली ज्यादातर चीजें, ज्यादातर हमें फंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मिलता है। ओके इंटरडिसिप्लिनरी है, ये बात हो गई कि इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इकोनॉमिक्स से मिला, लॉ से मिला, सोशियोलॉजी से मिला, फाइनेंस से मिला, अभी बात की थी अकाउंटिंग से मिला, मैनेजमेंट स्टडीज से मिला है। एंड गोल ओरिएंटेड है, यानी कि लक्ष्य, कोई लक्ष्य पाने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं ना। हम चाहते क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है कि हम प्रभावपूर्ण हो जाए, इफिशियंट हो जाए, दक्ष हो जाए और समता मूलक हो, मतलब सबको हम कोशिश करें कि उसकी जरूरत के हिसाब से दे सकें। तो इफिशियंसी का मतलब क्या है कि मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, हमारी क्वालिटी एजुकेशन का आउटपुट बढ़ जाए, मिनिमम इनपुट लगे। और इक्विटी का मतलब क्या है कि इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड हैव एक्सेस टू फेयर एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज, किसी भी बैकग्राउंड का विद्यार्थी हो उसको फेयर एक्सेस हो, मतलब साफ सुथरे तरीके से हो, मतलब उसमें कोई हम गलत प्रैक्टिस ना इस्तेमाल कर रहे हो, और एडिक्वेट हो मतलब पर्याप्त हो उसके लिए। फिर स्कोप, इसका क्या है? स्कोप का मतलब है कि लेना देना इसका किससे किससे है। तो पब्लिक में जिसमें सेंट्रल, स्टेट, लोकल टैक्स, एजुकेशनल सेस हो जाएगा, और प्राइवेट जिसमें फी, इंडोमेंट्स और डोनेशंस हो जाएंगे। इन सब से हमको हमारे रेवेन्यू का सोर्स ये है। बजटिंग हम डेवलप करेंगे, पहले बजट एक, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम कंट्रोल करेंगे, इवेलुएट करेंगे हमारा कितना सक्सेसफुल रहा, कहाँ कम ज्यादा रहा। एक्सपेंडिचर का हम मैनेजमेंट करेंगे कि हम फंड को, हमको सैलरी भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, लर्निंग मटेरियल भी खरीदना है, मेंटेन भी करना है अपना इंस्टीट्यूशन। फिर ग्रांट इन एड सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच द गवर्नमेंट सपोर्ट्स प्राइवेट और एडेड इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ग्रांट इन एड के तहत यूजीसी फिलहाल हायर एजुकेशन को ग्रांट देती है, तो ये भी हमें समझना होगा कि कैसे हमको ग्रांट मिल सकती है। कॉस्ट एनालिसिस, कैलकुलेटिंग यूनिट कॉस्ट, एनालाइजिंग रिकरिंग वर्सेस कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट की आपको एनालिसिस करनी होगी। और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड लीगैलिटी इन द यूज ऑफ फंड्स, हमको ये ट्रांसपेरेंट रहना होगा, हमको लीगल तरीके से फंड्स इस्तेमाल करने होंगे, पारदर्शी रहना होगा, है ना। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशनल फाइनेंस के, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि रिसोर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सबको समान अवसर मिले, किसी से हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और सबको उसकी जरूरत के हिसाब से दे सकें। प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी, यानी कि फंड्स मस्ट बी सफिशिएंट, फंड हमारे पास पर्याप्त भी हो ताकि बेसिक एजुकेशनल नीड को हम मीट कर सकें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे सकें। प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट इन बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। कब हम इफिशियंट हो जाएंगे? जब हम वेस्ट कम से कम करेंगे और जितना भी हमारे पास रिसोर्स होगा उसको मैक्सिमम उसका आउटपुट हमको मिलेगा या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमने आपसे बात की कि रिजिड होके नहीं चलना है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे हम अपने नियम बदल सकते हैं, इसमें किस हेड से किसी और दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई नया टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है तो।
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मस्ट बी ओपन, ऑडिटेबल एंड आंसरेबल टू स्टेक होल्डर्स, कि ऐसा क्यों हुआ, वो पारदर्शी रखिए, उसका ऑडिट होना चाहिए और आपको उत्तरदायी होंगे उसके लिए। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल बहुत सस्टेनेबिलिटी की, कोई ऐसा काम ना करें जो नॉन सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल हो। लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, हमको ऐसा मॉडल इस्तेमाल करना है एंड ग्रोथ रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स। और नेशनल यूनिटी भी आपको फॉलो करनी है, आपको स्कॉलरशिप और ग्रांट इस तरह से देनी है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है उसको बेनिफिट मिले, तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकीकरण में बढ़ोतरी होगी। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अपने आप समझ में आ रहा है कि वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको आपका इंस्टीट्यूट सरवाइव कर सकेगा, क्वालिटी बनी रहेगी, इक्वालिटी में बढ़ोतरी होगी, प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल फाइनेंस इज नॉट मियरली अबाउट अकाउंटिंग, ये सिर्फ पैसे रुपए का खेल नहीं है। इट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट दैट बैलेंसेस सोशल इक्विटी विद इकोनॉमिक इफिशियंसी। बहुत बड़ी बात है कि हम सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक प्रगति कर सकें, आर्थिक दक्षता कर सकें, यही इसका मूल भाव है। स्ट्रॉन्ग ग्रेस्प ऑफ दिस फील्ड इनेबल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स टू नेविगेट लिमिटेड रिसोर्सेज, हमको बताना है कि कौन हमारा रिसोर्स कम है, लेकिन हमें जगह देनी है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज होगा, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, और अल्टीमेटली हमको एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है जो कि समाज में हम देने जा रहे हैं। ओके, तो एजुकेशनल फाइनेंस भी हो गया, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, मैंने तो प्रिंसिपल्स भी इसमें जोड़ दिया है, इंपॉर्टेंस भी जोड़ दी है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।